नमस्कार। असम एक पहेली श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 1950 के भूकंप के बाद किस किस तरह से क्या क्या प्रभाव पड़ा फ्लड्स का, और एकाएक फ्लड्स में किस तरह से एक बदलाव देखा गया। साथ साथ मैंने अंत में आपको रिलीफ के कुछ मेजर्स गिनाए थे। उन मेजर्स पे आज डिटेल में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उन मेजर्स के तहत फूड, वाटर, शेल्टर, जो बेसिक कम्युनिटीज होती है सर्वाइवल की, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है असम के लोगों का, उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एम्बैंकमेंट से। वो एम्बैंकमेंट्स जिन पर 500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किया जाता है हर साल। पिछले 60 सालों में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया जा चुका है इन एम्बैंकमेंट्स में। इन एम्बैंकमेंट्स को मैं दो तरीके से बढ़ता हुआ देखता हूँ। एक तो वैसे हैं जो पुराने हैं और पुअरली मेंटेन्ड हैं, दूसरे कुछ ऐसे हैं जो नए बनाए गए हैं मगर कमज़ोर हैं। अब इन एम्बैंकमेंट्स के नतीजे जो हैं वो तीन तरह के निकलते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और जैसे ही बहाव जो है ब्रह्मपुत्र का वो थोड़ा तेज़ होता है तो ये एम्बैंकमेंट्स ढह जाते हैं। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो पानी को कंट्रोल करने में तो समर्थ होते हैं, लेकिन पानी की तेज़ी, जिस तेज़ी से पानी बढ़ता है उसके बाद क्या होता है कि ये एम्बैंकमेंट्स खुद ही सबमर्ज हो जाते हैं पानी के अंडर। तीसरे जो हैं वो सबसे भयावह स्थिति पैदा करते हैं उस जगह के लिए नहीं जहाँ पर ये एम्बैंकमेंट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इनकी मजबूती इतनी होती है कि ये पानी को रोकने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये पानी डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी दिशा में। अब पानी के बहाव को तो नहीं रोका जा सकता ना, पानी तो बहेगी। अब बहकर जब ये नए एरियाज़ में पहुँचती है तो उन नए एरियाज़ में, उन नए खेत खलिहानों में, उन नए डिस्ट्रिक्ट्स में ये और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। हर साल नए एरियाज़ बाढ़ से अफेक्टेड होते हैं और हर साल इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है और वहाँ के लोगों को इतना नुकसान झेलने की, बाढ़ इतना झेलने की आदत नहीं होती। इसका सीधे प्रभाव पड़ता है उस जगह के क्रॉपिंग पैटर्न पर, यानी कि फूड पर। वो कैसे पड़ता है ये आगे आपको समझाता हूँ। अब किसी भी किसान के जब खेतीबाड़ी में इस तरह से नुकसान होने लगे तो वो सोचता है कि आखिरकार मैं जो मॉडर्न टेक्निक्स है, HYV सीड्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, इनमें इन्वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि हर साल बाढ़ आएगी, हर साल जो क्रॉप्स हैं वो उजड़ जाएंगे, तो फ़ायदा क्या है इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए किसान इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि दूसरे क्रॉप्स उगाना शुरू कर देते हैं जिनमें उतना इन्वेस्ट ना करना पड़े। अगर फर्टिलाइजर्स के बिना उगाते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करके तो उपजाई ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है इन कंपैरिजन टू दी अदर स्टेट्स जहाँ पर सेम क्रॉप प्रोड्यूस की जा रही है। यील्ड कम होती है तो पैसे कम मिलते हैं। अब उन कम पैसों से कैसे गुजारा किया जाए, इसलिए दूसरे क्रॉप्स उगाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो जगह ही छोड़ देते हैं और अलग जगह जाकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों के अंडर। वो मजदूरी जो है वो उनके लोगों के लिए ही घातक होती है, क्योंकि वो मजदूरी एम्बैंकमेंट्स और डैम्स के क्रिएशन में की जाती है मोस्टली। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करते हैं और घर पैसा भेजते हैं या खेतीबाड़ी के लिए पैसा भेजते हैं। चौथे जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक स्थिति पैदा करती है असम के लिए। वो डिफॉरेस्टेशन में कार्यभार निभाते हैं, यानी कि असम के कुछ लोग भी हैं जिनका कार्यभार डिफॉरेस्टेशन में होता है। ये कैसे होता है ये अब आपको समझाता हूँ। उदलगुरी जो एक डिस्ट्रिक्ट है भूटान के नज़दीक, उसका उदाहरण देकर। उदलगुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर किसानों ने देखा कि एकाएक बाढ़ का जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। प्रभाव इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि लोगों ने खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया, खेती बाड़ी पे ही गिव अप कर दिया। जब ऐसा किया तो इसका असर ये हुआ कि लोगों के पैसों पर नुकसान पड़ने लगा, साथ साथ घर बार पे नुकसान पड़ने लगा। तो उन्होंने एक नतीजा निकाला कि अब वे लकड़ी का कारोबार करेंगे। ऐसा कई और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ, उदलगुरी केवल एक उदाहरण है। लकड़ी का कारोबार करने का मतलब है कि पेड़ काटे जाने शुरू हो गए। जब पेड़ काटे जाने शुरू हो गए तो डिफॉरेस्टेशन देखा गया, और ये डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं भागीदारी होता है क्लाइमेट चेंज में भी और साथ साथ पानी के बहाव में भी। अब जब डिफॉरेस्टेशन का प्रकोप है तो ये कितना गहरा है ये भी आपको समझा देता हूं एक डेटा के तहत। 2005 से 2013 के बीच डिफॉरेस्टेशन के कारण मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 42 किलोमीटर स्क्वायर, 42 किलोमीटर स्क्वायर तक की गिरावट देखी गई है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो कि एक बहुत अहम हिस्सा होता है जंगलों का। इसके बाद आ जाते हैं पानी की समस्या पर। अब 20 डिस्ट्रिक्ट्स असम में ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी टोटली ग्राउंड वाटर पे है। ये डिपेंडेंसी इतनी है कि जब बाढ़ आता है तो फिर
इन्हें पानी के सारे संसाधन बंद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हैंडपम्प्स और कुएं हैं, जो मेन सोर्स होते हैं ग्राउंड वाटर के, वो ही सबमर्ज हो जाते हैं। तो आखिरकार पानी कहाँ से लाएं? जो फ्लड का पानी होता है उसे इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए उन्हें कोई प्योरीफायर भी नहीं दिया जाता जिससे कि उसे प्योरीफाई करके इस्तेमाल किया जा सके घर बार के काम में। लेकिन ये सारी समस्याएं वो है जिसे झेलने के लिए कहीं ना कहीं ये तत्पर है। अब जो है समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है, ये आप समझ जाएंगे आगे के डेटा से। फ्लोराइड और आर्सेनिक, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं वो जब तक एक परमिसिबल लिमिट तक हों किसी भी पानी में, तब तक वो यूजेबल होती है। लेकिन आज असम में इसका कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है। पानी जो है वो जहरीला सा हो गया है। WHO द्वारा जो परमिसिबल लिमिट निर्धारित की गई है फ्लोराइड की, वो है तकरीबन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर की। आज जो असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पानी इस्तेमाल हो रहा है, उसका फ्लोराइड कंटेंट 6 मिलीग्राम पर लीटर से 20 मिलीग्राम पर लीटर के बीच रेंज करता है। डेटा ये बताती हैं, रिसर्चर्स ये बताते हैं कि 10 मिलीग्राम पर लीटर तक का अगर डेली कंजम्पशन हो पानी का में फ्लोराइड का, तो ये क्रिपलिंग स्केलेटल फ्लोरोसिस दे सकता है किसी भी इंसान को, यानी कि बोन्स और जॉइंट्स की परमानेंट डिसेबिलिटी। ज़रा सोचिए, आप विकलांग बन सकते हैं इसके कारण। अब आ जाते हैं आर्सेनिक पे। आर्सेनिक की जो कंटेंट परमिसिबल है WHO द्वारा निर्धारित की गई, वो है तकरीबन 0.01 मिलीग्राम पर लीटर की। अब जो कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है आर्सेनिक का फिलहाल असम में, वो तकरीबन 0.996 मिलीग्राम पर लीटर तक का हो रहा है। फ़र्क आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा है और कितना दर्दनाक हो सकता है। ये आगे की बात से आप समझ जाएंगे। ये आपको कैंसर दे सकती है, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी खतरा बन जाता है। अब शेल्टर के इशू के बारे में आपको क्या ही समझाऊं। शेल्टर को लेकर कितनी दिक्कतें हैं, कितने लोग हर साल डिस्प्लेस होते हैं अपने घरों से, कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कितने लोगों के घर ब्रह्मपुत्रा में डूब जाते हैं, समा जाते हैं, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं आपको दिखाती ही है। खैर, डैम्स की एक बार बात कर लेते हैं। रिलीफ के नाम पर लगातार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में, सिर्फ असम में ही नहीं, डैम्स क्रिएट किए जा रहे हैं हमेशा से। अब ये डैम्स को बताया जाता है कि ये रिलीफ के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जो देखा जाता है, जो पाया गया है रिसर्च रिपोर्ट्स में, वो यही दर्शाता है कि इन डैम्स को केवल इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है। फिलहाल सारे डैम्स को अगर देखे जाएं तो 50,000 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन डैम्स में। असम एक सेस्मिक जोन में आता है। 2 भूकंप ऑलरेडी ऐसे आ चुके हैं जिससे कि इतनी दर्दनाक स्थिति पैदा हुई है, और साथ साथ ब्रह्मपुत्रा पर भी उन भूकंपों का कितना गहरा असर हुआ है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऐसे में क्या लगातार डैम्स क्रिएट करना सही होगा? ऐसे में जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं डैम्स को रोकने के लिए, डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, तो उसका क्या हश्र होगा अब, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि अब जो EIA ड्राफ्ट लाया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत एक क्लॉज है जिसमें यह मेंशन्ड है कि अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंतर्गत आता हो, तो उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह की पब्लिक फीडबैक की ज़रूरत नहीं होगी। समझिए ज़रा, कोई भी लोकलाइट इस बात को हम सबसे बेहतर समझता है, यहाँ तक कि सरकार से भी बेहतर समझता है कि वहाँ की समस्याएं कैसी है, अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर लाया जाए उससे क्या क्या खतरा बन सकता है, खेतीबाड़ी में हो या रहने में हो या फिर बाढ़ का खतरा हो, हर तरह के खतरों को वो भली भांति जानते हैं। कई रिसर्चर्स ने भी इस पर कई पुष्टि की है, लेकिन उसके बावजूद अब इस डिसीजन के बाद, इस EIA ड्राफ्ट के बाद रोक लगाना नामुमकिन सा लगता है। अब जब असम के लोगों से, लोकल से जब बातचीत हुई, जब रिसर्चर्स ने बातचीत की, एक्टिविस्ट ने बातचीत की, एक निष्कर्ष निकल कर आया जो थोड़ा सा शॉकिंग है। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि जो असम की जो मेन प्रॉब्लम है वो फ्लड्स नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इरोजन। क्योंकि फ्लड्स का जो असर होता है वो 3 से 4 महीने तक का ही होता है, लेकिन इरोजन साल दर साल परेशान करता है, इस हद तक करता है कि बात पेट पर आ जाती है। यानी कि अगर ज़मीन बंजर हो गई तो खेतीबाड़ी के संसाधन ही बंद हो जाते हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि 8,000 किलोमीटर स्क्वायर तक लैंड ऑलरेडी इरोड हो चुका है असम का। ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। माजुली जो सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है असम की, वो 50% तक ऑलरेडी इरोड हो चुकी है। ज़रा सोचिए,
बड़ी गंभीरता से लेने वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह, एक ही स्टेट में ड्रॉट भी आए और फ्लड्स भी आए, कुछ महीने फ्लड्स हों और कुछ समय तक ड्रॉट के भी कंडीशंस हों? क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारी सरकार उतना कर रही है जितना करना चाहिए असम के लिए? क्या बाकी लोग उतना कर रहे हैं जितना करना चाहिए? मेन स्ट्रीम मीडिया बाढ़ को मेन कॉज बताकर और कहीं ना कहीं हमें कुछ फुटेजेस दिखाकर खींच लेती है, आकर्षण ले लेती है हमारा, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी जा पा रही है। हालांकि इस साल थोड़ी इंटरनेशनल कवरेज ज़रूर मिली है असम के फ्लड्स को, हम सब ने भी इस साल कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा असर देखा है, लेकिन ये क्या टिकाऊ होगा, कितने समय तक ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। अंत में जाने से पहले आपको एक और फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा, एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा जो निरंतर प्रयास कर रहा है लोगों तक रिलीफ पहुँचाने की अलग अलग माध्यम से। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिलाप और इसके डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट ज़रूर करिएगा। साथ साथ फ्रेंड्स फॉर फ्लड्स, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, उनका भी जिक्र है, उन्हें भी अगर डोनेशन हो सके तो ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें। धन्यवाद।